नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेज हम आपको डे बाय डे दे रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये हमारी क्लास नंबर 21 है। अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि समय निकालकर उन बाकी 20 क्लासेज को भी आप ज़रूर अटेंड करें। एक एक क्लास में एक एक वो क्वेश्चन दिया है जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में होगा। यानी अगर आपको सीबीटी एग्ज़ाम पूरा कवर करना है, थ्योरी में आपको 38 में से 38 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप हमारी ये 21 क्लासेस देख लीजिए। 100% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा पेपर यहाँ से फंसेगा, पूरा पेपर यहाँ से आएगा। और अच्छी बात यह है कि अगर आप अच्छे से कॉलेज में नहीं पढ़ पाए और अभी पास होना चाहते हैं तो बस इन प्रश्नों को रट लीजिए। यही क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं जाने वाला है। समय निकालकर बाकी क्लासेज को भी ज़रूर देखना। ओरिजिनल पेपर हमने हल करवाए हुए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपके आईटीआई सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, उनको आप अटेंड कर सकेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सब तरह के आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। आइए शुरू करते हैं माय डियर। इसमें डीसी मशीन के क्वेश्चंस हमने लिए हैं और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हो चुकी है। ये लास्ट क्लास है, इसके बाद आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे जो मोस्ट रिपीटिव है वर्ष 2021, 22, 23। पिछले 3 साल से हम आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको बताएंगे जो इन 3 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था। पहला सवाल आज का देखो, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध ना 1 ओम्स या इससे भी कम होता है। 1 ओम से कम मान के प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं और निम्न प्रतिरोध को नापने के लिए ग्राउलर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर ग्राउलर ऑप्शन में नहीं हो तो शंट टाइप ओम मीटर आप ऑप्शन में कर सकते हैं, वो भी सही माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ था, याद कर लो, आपके एग्ज़ाम में भी पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे, बिना लाइक के नहीं देखेंगे यार। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। सिंपल भाषा हिंदी में तो समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में देखो, हेवी स्पार्किंग क्यों होगी। देखो, अगर कम्यूटेटर पर ब्रश प्रॉपर पोजीशन में नहीं होंगे ना तो स्पार्किंग होगी। इंग्लिश में हम इसे क्रॉस मैग्नेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकन प्रभाव या चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, जहाँ पर जीएनए और एमएनए बिगड़ जाती है। याद है कि नहीं बताओ। यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के अनुसार हमारे ब्रश लगे हुए होने चाहिए थे, आगे पीछे हो गए। क्या करेंगे, जीएनए से एमएनए पर ले आएंगे ब्रशों को। तो ब्रशों की अगर पोजीशन प्रॉपर नहीं होगी तो फिर स्पार्किंग ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट को कलेक्ट करने में उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे। ये आया हुआ है, अब भी आ सकता है। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी डीसी मोटर उपयुक्त है। कतरनी को इंग्लिश में बोलते हैं शेयरिंग मशीन। शेयरिंग और पंचेज के लिए डीसी की क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल मानी गई है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। आप तो क्वेश्चन याद रख लो, सीबीटी एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, कतरनी मशीन का उपयोग और कतरनी मशीन में कौन सी मोटर का इस्तेमाल, और आपको आंसर क्या करना है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीधा सीधा उसका आंसर पढ़ेंगे, तो मुझे पता है आपको याद अच्छे से रह जाएगा। हाँ, क्वेश्चन सेम आएंगे, घबराना मत, ठीक है ना। देखो, एक न्यूमेरिकल आया है, तरीके से बताएंगे, पूरा करवाएंगे। सवाल देखो, क्या करें, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 चालक है और 1500 आरपीएम है। प्रति पोल फ्लक्स 0.07 वेबर है। प्रेरित ईएमएफ की गणना करो। माय डियर, जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आपको याद होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है बताओ, 5ZNP60A। क्या फॉर्मूला है, 5ZNP/60A। 5ZNP सब ये क्या चीज़ है, तो इन पर नज़र डालें। फाई का मतलब है फ्लक्स प्रति पोल कितना था वेबर में। जेड का मतलब है नंबर ऑफ कंडक्टर, चालकों की कुल संख्या। हमें यहाँ पर स्पष्ट दे रखी है 1020, इसलिए हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर वो कंफ्यूज कर सकता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे देते हैं, जैसे इसी को मान लीजिए यूँ लिख देता कि जनरेटर में
जनरेटर के आर्मेचर में टोटल 51 स्लॉट है और एक स्लॉट में 20 चालक है, ऐसे दे देता मान लीजिए, तो फिर भी 1020 चालक आ रहा है। ऐसे मतलब दे सकता है कि 40 स्लॉट है, 20 चालक, एक में 800 चालक हो गए। आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर रखने हैं। एन का मतलब है स्पीड, किस आरपीएम से घूम रहा है, आरपीएम में होना चाहिए। जैसे यहाँ 1500 आरपीएम दिए, अगर आरपीएस दे दिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर नीचे 60 का भाग नहीं देंगे, फिर 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगला सवाल, अगला पॉइंट, पी का मतलब पोल की संख्या और ए है करंट के पैरेलल पाथ, धारा के समांतर रास्ते। ये डिपेंड करेगा वाइंडिंग कौन सी है। अब सिंप्लेक्स वेव है तब तो 2 होंगे, अगर सिंप्लेक्स लेप होता तो पोल की संख्या के बराबर होता, लेकिन अगर ड्यूप्लेक्स है तब 2 इंटू प्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए और पोल इंटू प्लेक्स लेप वाइंडिंग के लिए। बस इस फॉर्मूले में मान रखना, हल करना, आपका उत्तर आ जाएगा। आंसर आएगा 357 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सवाल है, हो भी जाएगा मुझे लगता है। देखो 0.75 रख दिया, Z 1020, N 1500 RPM, पोल दिए थे 4, भाग देंगे 60/2 का, ये आ जाएगा 30, इसको भाग देंगे, ये आ जाएगा 50। अब पूरे बचे हुए को गुणा करना है, बस यही वाला आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने का आपका अपना तरीका होता है। देखो हर बच्चे की मैथ हल करने की अलग एक स्टाइल होती है, अलग एक तरीका होता है, इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, तरीका बताते हैं कि फॉर्मूला बताते हैं। अब आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है ना, कोई डिवाइड पहले करता है, कोई मल्टीप्लाई पहले करता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। सवाल देखो, डीसी सीरीज मोटर में आपको स्पीड कंट्रोल का एक ऑप्शन दिखाया गया है। सीरीज मोटर के गति नियंत्रण की 5 विधियां हैं। सिंपल भाषा में देखो, D1 D2 और D3 D4 यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के 2 भाग बना दिए। इन भागों को ज़रूरत पड़ने पर पैरेलल में और ज़रूरत पड़ने पर सीरीज में भी जोड़ते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या रखा गया है, सीरीज पैरेलल विधि। इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा ऑप्शन दिया है, इन्होंने ऑप्शन दिया है फील्ड पैरेलल मेथड, क्षेत्र समांतरण विधि, लेकिन पूरा नाम है सीरीज पैरेलल विधि। ज़रूरत पड़ने पर सीरीज में भी जोड़ते हैं, ज़रूरत पड़ने पर पैरेलल में भी जोड़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी, है ना, छोड़ना नहीं है, इसको बहुत सही तरीके से पढ़ना। अगला सवाल, डीसी मोटर में सामान्य से अधिक और सामान्य से कम दोनों स्पीड प्राप्त करनी है। देखो एक साथ अगर दोनों स्पीड लेनी है ना, तो इसके लिए तो वार्ड लियोनार्ड मेथड से प्रॉपर कोई मेथड नहीं है। कौन सी विधि है, वार्ड लियोनार्ड विधि बोलते हैं इसे, बहुत शानदार है और आपने भी अच्छे से पढ़ी होगी। वैसे जनरली हम इसे आर्मेचर कंट्रोल मेथड के नाम से जानते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। कौन सी विधि बोलते हैं, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि। क्यों, क्योंकि इस विधि में हम मोटर के आर्मेचर की ओर जाने वाले वोल्टेज को ही कंट्रोल करवाते हैं। वार्ड लियोनार्ड विधि में दरअसल क्या होता है कि पहले तो एक एमजी सेट होता है, मोटर से जनरेटर को चला रहे होते हैं, जनरेटर की फील्ड में रियोस्टेट लगाकर हम जनरेटर की वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। याद आया, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन सुन लो। मोटर में सामान्य से अधिक सामान्य से कम दोनों स्पीड प्राप्त करनी है, सीरीज शंट कंपाउंड कोई नाम नहीं लिखा, आपको वार्ड लियोनार्ड विधि ऑप्शन के साथ जाना है, याद रखें। अच्छा सुनो, जैसे यहाँ डी ऑप्शन में आ रहा है तो आपके पेपर में ज़रूरी नहीं है कि डी ऑप्शन में हो, इसलिए क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों चीज़ों को पढ़ करके आपको याद रखना है। सीबीटी एग्ज़ाम में ऑप्शंस सफल होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, आप और आपके दोस्त अगर बराबर भी बैठे हैं तो भी आपका 21वां क्वेश्चन कोई और है, दोस्त का 21वां क्वेश्चन कोई और होगा, ठीक है ना। सवाल देखो, हाँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लेना, बहुत आया था ये भी, फिर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो क्या याद रखोगे, आर्मेचर को बैलेंस करने की सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। हालांकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन पहले भी मैंने एक बार क्लास में करवा दिया है इसको। बी उत्तर आएगा, डायनेमिक बैलेंसिंग बोलते हैं, गतिशील संतुलन के नाम से जानते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है कि एक तरफ वजन कम और दूसरी तरफ वजन ज़्यादा हो जाता है, तो जिस तरफ वजन कम होता है ना उस तरफ कोई अलग से स्टील वेन या हल्की कोई वेल्डिंग करते हैं जिससे बैलेंसिंग हो जाती है। और इसी तरह से वाइंडिंग के दौरान अगर हमें बैलेंसिंग करनी हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आर्मेचर के कुछ स्लॉट खाली रह जाते हैं, तो जो स्लॉट खाली रह जाते हैं उनको डम्मी स्लॉट बोलते हैं और उनमें अलग से एक कॉइल डाल देते हैं, उसे डम्मी कॉइल बोलते हैं,
ठीक है ना। वो भी एक तरह से बैलेंसिंग का तरीका ही होता है। ये डायनेमिक बैलेंसिंग कहलाती है, ध्यान रखना। गतिज बैलेंसिंग बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा जरूर पेपरों में। एक मैं बता दूं, डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, एक भी नहीं छोड़ने हैं। पहले भी मैंने बहुत बार बताया है, अब भी बता रहा हूँ, और याद करोगे पेपर वाले दिन अच्छे से। सवाल देखो, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया। आपको आर्मेचर की वाइंडिंग दिखाएगी और नाम पूछ रहे हैं कि ये कौन सी है। देखो, एक तो मैं बताऊँ, ऑप्शन सारे लेप के हैं, इसलिए यहाँ तो घबराना नहीं था। बात आती है सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स कैसे पहचाने। 1 नंबर से निकलकर स्लॉट नंबर 3 पर जा रहा है, 2 स्लॉट का अंतर हो गया। 2 स्लॉट के अंतर को ड्यूप्लेक्स लेप बोलते हैं। हमारे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के अनुसार वाइंडिंग टोटल होती है 4, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स। सिंप्लेक्स में ये वाला अगले ही स्लॉट पर लग जाता है, ड्यूप्लेक्स में 2 स्लॉट छोड़कर ट्रिप्लेक्स में तीसरे पर और क्वाड्रप्लेक्स में चौथे पर लगता है। सीधा याद रखो, ठीक है ना। यानी कम्यूटेटर पिच का मान होता है, ड्यूप्लेक्स में ±2 होती है कम्यूटेटर पिच। अगर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो प्लस की 2 होगी, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो माइनस के 2 होते हैं। इसी तरह से ट्रिप्लेक्स में ±3 है ना। प्रोग्रेस रिट्रोग्रेस वाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद रखना। सवाल देखो अगला, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधी तार का उद्देश्य क्या है। यानी यहाँ पूछ रहा है, देखो स्पार्किंग कम करना है, कम्यूटेशन उन्मूलन के लिए इस तार का पूछ रहा है। कम्यूटेशन नाम का एक चैप्टर आता है, अपने आपने पढ़ा होगा। इसमें डी ऑप्शन है नहीं, इसका उत्तर वास्तव में डी में ही है, मैं बता देता हूँ, है ना। तो उत्तर था धारा की दिशा को धीरे धीरे उलटना। मतलब दरअसल कम्यूटेशन एक पूरा चैप्टर है, वैसे तो 1 दिन लग जाता है, मतलब एक 40-50 मिनट की क्लास होती है अगर इस पर डिटेल से बात करें तो। कम्यूटेशन शब्द आपको पता होगा क्या होता है। एक कॉइल जो होती है ना, उसमें धारा की दिशा अचानक बदलती है, इसके पीछे वो ब्रूस शॉर्ट सर्किट वो कारण होता है। तो धारा की दिशा परिवर्तन के कारण सेल्फ इंडक्शन से वोल्टेज पैदा होती है और वो स्पार्क करता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ना, वो di/dt टाइम पर डिपेंड करता है। तो वो कह रहे हैं कि धारा के जो समय है ना, इसको बढ़ा दो, समय बढ़ेगा तो ईएमएफ घट जाएगा। तो समय बढ़ाने के लिए प्रतिरोध लगाया हुआ है यहाँ पर। डी उत्तर करना है, धारा की दिशा को धीरे धीरे उलटना, ठीक है। याद रख लेना क्वेश्चन। देखो डायग्राम वाला है, आएगा इसलिए मैं लेकर आया हूँ। डायग्राम वाला है, पक्का क्वेश्चन सामने देखने को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। सवाल देखो, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। देखो स्प्लिट का मतलब होता है बंटा हुआ, और बहुत सारी स्प्लिट रिंग्स अगर हो तो उसी को तो हम कम्यूटेटर बोलते हैं। स्लिप रिंग का नहीं पूछ रहा है, स्प्लिट रिंग का पूछ रहा है। स्प्लिट रिंग बाद में कम्यूटेटर बन जाती है, और कम्यूटेटर का काम क्या था, एसी को डीसी करना। तो यहाँ पर देखो ये रहा, कौन सा है, ये रहा, मेक्स आउटपुट इन यूनिडायरेक्शनल, आउटपुट को एक दिशीय बनाना। जो हमारी अल्टरनेटिंग होती है, ध्यान रखना, जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो, इंड्यूस ईएमएफ सदैव एसी होता है। उस एसी को डीसी करना इसका काम है, और डीसी की दिशा एक होती है, इसलिए डायरेक्ट करंट को यूनिडायरेक्शनल भी कहा जाता है। यूनि का मतलब होता है एक, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, यानी एक दिशीय। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में आजकल कंफ्यूज करने लग गए। एक भर्ती परीक्षा थी, अब खैर आप भी सभी सेकेंड ईयर पास कर लोगे तो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है। सवाल पूछा रेक्टिफायर में डायोड का काम क्या है, तो सिंपल उत्तर देते हैं कि एसी को डीसी करना, पर नहीं, ये वाला ऑप्शन दिया वहाँ पर भी। क्या कहा, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय करना, यानी अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल में बनाना। जी माय डियर, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, अच्छा है, बहुत रिपीट हुआ था, अब भी संभावना पूरी रहेगी। क्या कह रहा है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरेटर के ब्रश ज़्यादातर कार्बन और ग्रेफाइट के ही होते हैं, ध्यान रखना। कार्बन के सबसे ज़्यादा होते हैं, करंट डेंसिटी नॉर्मल होती है, वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होते हैं, फिर भी काम में लेते हैं। इसके पीछे कारण है सेल्फ ल्यूब्रिकेंट। कार्बन घर्षण को कम करने में खुद ही मदद कर लेता है, इसलिए लेते हैं। वैसे तो धारा घनत्व सबसे ज़्यादा कॉपर के ब्रशों का होता है, तांबे के ब्रश, इसलिए जहाँ पर हाई करंट चाहिए ना, वहाँ कॉपर के ब्रश लगाते हैं, कार्बन के नहीं, लेकिन जनरली कार्बन ही होता है मोस्टली। अगला सवाल, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। पोल शू आपने देखा होगा क्या है, ऐसे पोल लगे रहते हैं,
तो इनके यहाँ पर ना शूज लगाते हैं ऐसे जूते के जैसा, आगे एक्स्ट्रा भाग है ना। कई सारे कारण है। पहला कारण तो होता है कि यहाँ पर जो अनफील्ड कॉइल लपेटते हैं ना, उसको आधार प्रदान करना ताकि वो नीचे की तरफ ना आ जाए। आर्मेचर है ना नीचे, तो उसमें उलझ जाएगी, कोई भी तार कट करके नीचे आती है तो अब नीचे नहीं आएगी। दूसरा, दो पोल के बीच में एयर गैप कम हो जाता है। एयर गैप कम होगा तो लीकेज फ्लक्स कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा, फ्लक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, अधिक ईएमएफ पैदा होगा। ये रहा, कहाँ पर है? स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। शुद्ध हिंदी बता देता हूँ, एयर गैप में एक समान रूप से फ्लक्स का वितरण करना, फ्लक्स को वायु अंतराल में एक समान रूप से वितरित करना ताकि मैक्सिमम उपयोग हो सके। उपयोगी फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है जी, यस। डायग्राम आया, क्वेश्चन फिर आएगा। एक्स से मार्क करके आपको दिखा रहा है। पहले तो बता दूँ ये पूरा है क्या, ये आर्मेचर कोर है, ठीक है ना। ये आर्मेचर कोर में स्लॉट है, ये एयर डक्ट है और इसको बोलते हैं की वे। क्या बोलते हैं? की वे। ये है एयर डक्ट, ये है स्लॉट्स। स्लॉट में कॉइल स्थापित की जाती है, लैप और वेव वाइंडिंग, और एयर डक्ट कूलिंग करने के काम आते हैं। और की वे है, शाफ्ट में भी एक होल होता है ताकि ये वाली जो हमारी स्टील की स्टैंपिंग्स है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, वो इस शाफ्ट के साथ एकदम प्रॉपर जकड़ी हुई रहे, लूज ना हो, हिले ना। की वे बोलते हैं। और ये रहा ए ऑप्शन में, टू फिक्स द की वेज, यानी की वे है, फिक्स द की इतना ही आएगा। की लगती है बीच में अलग से, एक स्टील की छोटी सी रोड होती है, वो डाल देते हैं यहाँ बीच में। थोड़ा सा शाफ्ट में भी खड्डा होता है, तो शाफ्ट और उसमें दोनों में वो बीच में आ जाती है। कपलिंग वगैरह कहीं पर भी लगाते हैं ना, तो यही होता है। हर जगह है अपने प्लांट में, बहुत सारे मोटरों के आगे ना पिनियन, कपलिंग, शाफ्ट, गरारी बहुत सारे लगते हैं जिनमें हम खुद लगाते हैं। तो ये वाले सिस्टम वही काम में लेते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है। लंबी दूरी के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी ज़्यादा है। अब दूरी ज़्यादा है तो हमें ये चाहिए कि, शायद आपको पता होगा, जब लाइन में लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आईआर ड्रॉप बढ़ेगा, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं डीसी का। ये 240 वोल्ट हमने इनपुट दिया और कोई उपकरण 240 वोल्ट पर काम करना था, लेकिन इतनी लंबी दूरी थी कि वहाँ पहुँचते पहुँचते वोल्टेज तो 180 वोल्ट ही रहा। अब क्या काम का? तो फिर हम कोई ऐसी टेक्निक लगाते हैं कि वहाँ वोल्टेज बढ़ जाए। तो आपने नाम सुना होगा, पढ़ा ही होगा, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड नाम के 3 विशेष जनरेटर होते हैं। कंपाउंड जनरेटर के प्रकार है। लंबी दूरी के लिए हम ओवर कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें लोड बढ़ने से वोल्टेज बढ़ती है। तो पहले ड्रॉप हो गया, जैसे लोड बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ी, तो भी वो कहाँ आ गई? बैलेंस। जैसे 240 से 180 हुई, अब लोड डालते ही बढ़ेगी, तो बढ़ करके भी कितनी होगी? 240 के आसपास आएगी, जो कि हमारी मिनिमम आवश्यकता थी। ओवर कंपाउंड जनरेटर इसका वास्तविक आंसर है, लेकिन ओवर कंपाउंड ऑप्शन में नहीं है, तो ये रहा क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का ही प्रकार है वो, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और वो। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर तो केवल आर्क वेल्डिंग में काम में लेते हैं, शायद आपको याद होगा। ठीक है, सीरीज वाला बूस्टर के रूप में काम में लेते हैं। शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग और उनमें काम आ जाएगा। बड़ी कैपेसिटी वाले डीसी जनरेटरों का योग किसका बना होता है? बॉडी पूछ रहा है भाई। बड़े जनरेटरों की, बड़े जनरेटरों की होती है स्टील की, छोटे जनरेटर की होती है डलवे लोहे की। अब जनरेटर मोटर कोई भी हो, अगर इतना सा लिखा हुआ आ जाए ना कि छोटी डीसी मशीन, तब तो करना कास्ट आयरन। वैसे इसका कास्ट स्टील होता है, या पूरा नाम होता है कास्ट रोल्ड स्टील। रोलिंग करके, फोर्जिंग करके बनाते हैं। ठीक है, डी उत्तर करना है, स्टील वाला ऑप्शन करना है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखो क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पा रहा है, कारण क्या है? यानी जनरेटर को आपने सप्लाई दी, वो वोल्टेज बनाने वाला था लेकिन नहीं बना रहा है, सब कुछ चल रहा है। सप्लाई तो क्या दिख है, मतलब स्टार्ट कर दिया, फील्ड एक्साइटेशन सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी नहीं। तो देखो जनरेटर कौन सा, इसने ये तो नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज निर्माण की 4 शर्तें होती हैं। सेल्फ में आता है सीरीज, शंट और कंपाउंड, और इसमें एक महत्वपूर्ण होता है फील्ड कोर में अवशेष चुंबकीय हो। सेकंड पॉइंट होता है
कि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस उसके क्रिटिकल मान से कम हो। क्रिटिकल मान का वैल्यू होता है कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बना दें कि फील्ड में पूरी करंट जा ही नहीं पाए और फ्लक्स पूरी तरह से बन ही नहीं पाए। फॉर एग्जांपल, हमें 20 वेबर का फ्लक्स चाहिए था, ठीक है ना। हमने क्या किया, 250 वोल्ट पर मान लेते हैं कि 5 एम्पियर की धारा दी और 250 ओम वोल्ट पर उसका 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं। और उसको जो है वो 50 एम्पियर करंट आता है जिस पर वो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या पूरा फ्लक्स बना देता है। लेकिन इस बार उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा कर दिया हमने, मान लीजिए 250 की जगह 2500 हो गया, तो ये जो करंट है ये लगभग 5 एम्पियर ही चलेगी। तो वो 20 वेबर फ्लक्स बनाने की जगह कितना बनाएगा, केवल 2 वेबर फ्लक्स बनाएगा। तो अब 2 वेबर फ्लक्स से तो पूरी तरह से चुंबकित नहीं हुआ। इसलिए बोलते हैं कि फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पर ध्यान देना होगा। सी उत्तर आएगा। फील्ड का प्रतिरोध अपने क्रांतिक मान से अधिक है, यानी एक मैक्सिमम लिमिट से ऊपर रेजिस्टेंस नहीं जाना चाहिए। इस पर भी पूरी चर्चा की जाती है, एक दिन की क्लास बनती है ये पूरी जब हम बात करते हैं। अभी तो सीबीटी एग्ज़ाम देना है, सीधा याद रखो ना, कौन कारण पूछेगा आपसे, क्वेश्चन के सामने उत्तर आएगा, ऑप्शंस विकल्प में मिलेंगे, आपको तो पढ़ना है और उत्तर करना है। बताओ समझ में आ रहा है क्या नहीं, कैसे पता लगेगा समझ में आ रहा है कि नहीं। एक तो लाइक कर दो, एक कमेंट करके बता दो कैसा लगा, और आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस क्लास को शेयर कर देंगे। शेयर किए बिना नहीं देखनी है क्लास आपको भी, और सब्सक्राइब खुद को तो करना ही है, कर लीजिए। सवाल देखो, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है, यानी वो कह रहा है कि फील्ड वाइंडिंग लगाते ही क्यों है। अरे भाई फील्ड वाइंडिंग नहीं लगाएंगे तो फ्लक्स कहाँ से आएगा। जनरेटर क्या करता है बताओ, आर्मेचर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स को ही तो काटता है ना, फ्लक्स बनाने वाला ही नहीं हो गया तो काटेगा किसको। तो कॉइल का ही काम होता है फ्लक्स बनाना, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए पोल को चुंबकित करना। सी उत्तर आ जाएगा। फील्ड कॉइल ही वो पार्ट है जो सप्लाई देने पर फ्लक्स बनाती है, उसी फ्लक्स को तो आर्मेचर चालक काट रहे हैं जिसमें वोल्टेज पैदा होता है। सवाल अगला, जनरेटर में वेव वाइंडिंग के लिए परिभाषा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे चांस रहेंगे इस क्वेश्चन के आने के। देखो वेव वाइंडिंग ना हाई वोल्टेज के लिए होती है। अब हाई वोल्टेज के 2 ऑप्शन है, तो हाई वोल्टेज के साथ करंट लो आएगी, ठीक है, कम धारा अधिक वोल्टेज। और मैं तो कहूँगा कि वेव के साथ लेप को भी याद रख लेना। तो लेप होता है अधिक धारा और कम वोल्टेज, तब भी उत्तर कर देना। लेप और वेव दोनों वाइंडिंग के क्वेश्चन को याद रखिए, दोनों ज़रूरी है, देखने को मिल जाएंगे पेपरों में। सवाल देखो, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। कंपनसेटिंग को हिंदी में बोलते हैं भरपाई करना, क्षतिपूर्ति बोल सकते हो। और क्षतिपूर्ति किसका करना, जो फ्लक्स कम हो गया। आर्मेचर रिएक्शन आपने नाम सुना होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया नाम सुना होगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है उसको ख़त्म करता है। न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, विचुंबकन प्रभाव को ख़त्म करना, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के 2 होते हैं, एक को प्रति चुंबकन या क्रॉस चुंबकन बोलते हैं। तो क्रॉस चुंबकन जो होता है वो तो जीएनए एमएनए एक करने से हो जाता है। तो जीएनए एमएनए वाला उसके लिए आ जाता है क्रॉस मैग्नेट, और ये क्या था आपका डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, सी उत्तर कर देना, सही माना जाएगा। बस हो गया, इतना ही था। कोशिश की है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक से एक बढ़कर टोटल 21 क्लासेज हुई है, और अब आपको करवाएंगे मिक्स क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटिव थे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों तक पहुंचाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट आप भी अटेंड कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।